हाय एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईएबीएस सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कंप्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारे कोर्स बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर से IABF लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप एक iOS यूजर है तो आप ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर हम एग्जाम्स के रिलेटेड और क्लासेस के रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज डू ज्वाइन दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंप्लायंसेस इन बैंक मॉड्यूल ए, रेगुलेटरी एंड रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस मॉड्यूल के अंदर सीखने क्या क्या वाले हैं। हम इसके अंदर 7 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पॉइंट कवर करने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ बैंक्स, रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, नीड फॉर रेगुलेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, रोल ऑफ रेगुलेटर्स, रेगुलेटरी मॉडल्स, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट रेगुलेशंस इन इंडिया। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स पे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज अ बैंक। बैंक की एक जनरल डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम बैंक को जनरली डिफाइन करना चाहें तो बैंक इज जस्ट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स उठाता है और उनको लैंडिंग एक्टिविटीज के अंदर चैनल करता है। बहुत उसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो एक जगह से डिपॉजिट लेता है और दूसरों को लोन देता है। दैट इज जस्ट अ बैंक, जो एक बहुत बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक कहा जाता है। उसके अलावा बैंक का जो सबसे बड़ा रोल वो क्या है, ऐसे लोग जिनके पास कैपिटल सरप्लस है, जिनके मतलब जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, उनसे पैसा लेना, और जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा देना। लाइक जिनके पास पैसा सरप्लस है वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। बैंक उन डिपॉजिट्स को लेके आगे लोन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। बैंक्स के अंदर लोगों का पैसा लगा होता है, इसलिए उनके ऊपर जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। बट दीज रेगुलेशंस वेरी फ्रॉम कंट्री बाय कंट्री। लाइक जो रेगुलेशन इंडिया में लगती हैं वो यूएसए में लगती होंगी, जो यूएसए में लगती हैं वो इंडिया में लगती होंगी। हाँ, कुछ कॉमन रेगुलेशंस भी हो सकती हैं बट दे वेरी फ्रॉम कंट्री बाय कंट्री। उसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक फ्रैक्शनल रिजर्व के ऊपर, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। इसका मतलब क्या होता है, बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उनको अपने पास एक स्मॉल रिजर्व रखना पड़ेगा, और उसके अलावा जो बाकी है वो लैंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन के वो 100 रुपीज का डिपॉजिट देता है, एंड उसकी बैंक की रिक्वायरमेंट है कि उसको 10% अपने पास होल्ड करके रखना है। तो वो 10 रुपीज होल्ड करेगा और बाकी 90 रुपीज आगे लोन की तरह दे देगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि बैंक को रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि सपोज अगर एक बंदा 100 रुपीज डिपॉजिट करवाता है एंड वो विड्रॉ करवाने आता है, अगर बैंक 100 का 100 ही लैंड कर चुका है तो बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए। तो बैंक अपने ऑपरेशन, जो मेन ऑपरेशन है वो कर नहीं पाएगा। इसलिए फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हमारे बैंक वर्क करते हैं। जो ये रिजर्व है, ये रिजर्व नॉर्मली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होते हैं, जिनको बेसल अकॉर्ड्स बोलते हैं। बेसल अकॉर्ड्स इज बेसिकली कि कितना रिक्वायरमेंट है हमें अपने पास रिजर्व रखने के लिए। इंडिया के अंदर जो दो मेन रिक्वायरमेंट्स यूज की जाती हैं दैट इज CRR एंड SLR। इनके बारे में हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे। CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो, SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये भी यही कहते हैं कि एक कितना अमाउंट बैंक को अपने पास रखना है और कितना अमाउंट बैंक को, CRR इज बेसिकली कि कितना अमाउंट बैंक को RBI के पास डिपॉजिट रखना है। SLR इज कि कितना अमाउंट बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व रखना है। ठीक है। आगे हम इंफॉर्मेशन में बैंक देखा क्या होता है। हम अगर बैंकर को एक्सप्लेन करें एज अ कॉमन लो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, बैंकर क्या होता है। बैंकर इज जस्ट अ पर्सन जो बैंकिंग, बिजनेस ऑफ बैंकिंग परफॉर्म करता है। बिजनेस ऑफ बैंकिंग मीन्स जस्ट कि पैसा लेना, लोगों के बिहाफ पे पैसा लेना और लोगों के बिहाफ पे पैसा देना। लाइक मैं एक डिपॉजिटर हूँ, मैंने बैंक को पैसा दिया, मैंने किसी को चेक इशू किया, वो चेक लेके वो चेक लेके पर्सन बैंक के पास जाएगा, बैंक वो चेक मेरे बिहाफ पे क्लियर करके उसको पेमेंट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं एक चेक लेके जाता हूँ बैंक के पास, बैंक मेरे बिहाफ पे वो चेक कलेक्ट करेगा। दैट इज जस्ट अ बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक। उसके बाद आता है बैंकिंग सेटअप इन इंडिया। बैंकिंग सेटअप इन इंडिया का मतलब है कि कितने तरह के बैंक्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह की एंटिटीज बैंकिंग सिस्टम में होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल, सेकंड वन इज रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब जो इनको कंट्रोल करती हैं। इंडिया के अंदर जो बैंक्स का सबसे बड़ा रेगुलेटर है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RBI बोलेंगे। ऑपरेशनल एंटिटीज को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स एंड ऑपरेटिव बैंक्स नाम से ही क्लियर है। उसके अलावा एक डेफिनेशन आती है शेड्यूल्ड बैंक। व्हाट आर शेड्यूल्ड बैंक। तो RBI एक 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर एक लिस्ट दी हुई है, जो बैंक्स उस लिस्ट के अंदर आते हैं उनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है।
ये शेड्यूल्ड बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक लाइक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, दे आर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर शेड्यूल्ड बैंक, एंड बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, दे आर प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड बैंक। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या किस किस तरह के बैंक्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको हम नेशनलाइज बैंक्स भी बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक वो बैंक होते हैं जिनके अंदर जो मेजोरिटी स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। इनके बेसिक एग्जांपल है लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एक्सेट्रा। सो नेशनलाइज बैंक क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक में डिफरेंस क्या होता है? नेशनलाइज बैंक आर दोज बैंक्स जो पहले प्राइवेट थे लेकिन गवर्नमेंट ने उनको बाद में बाय करा है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एसबीआई की एग्जांपल ली है। एसबीआई का पहला नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, उसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक नहीं था। लेकिन 1955 के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ कलकत्ता के अंदर एक मेजर स्टेक खरीद लिया और उसको नेशनलाइज बना दिया, जिसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चलता था एंड स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र लाइक दिस, तो वो सब मर्ज होकर अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही बन चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया राइट नाउ। उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे थे, कौन थे? जिनके अंदर मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करती है। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे बैंक्स जिनके अंदर मेजोरिटी ओनरशिप है जो प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं, लाइक आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सेट्रा। जो ये बैंक है ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइक एचडीएफसी का पूरा नाम इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। सो इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी। जो थर्ड टाइप आती है हमारे पास दैट इज अ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जिनका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया होता है लेकिन वो अपनी ब्रांचेस इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। इनका फायदा क्या होता है? जो ये हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम को इंटरनेशनल डायमेंशन प्रोवाइड करता है कि इंटरनेशनली बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। इंटरनेशनली एफडीआई लाने में ये बैंक्स हमारे इंडिया के अंदर हेल्प करते हैं। सो सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दीज बैंक्स आर एचएसबीसी, सिटी बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो इंडिया के अंदर अभी ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो फोर्थ टाइप आती है वो हमारे पास आता है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स को शॉर्ट फॉर्म में आरआरबीज भी बोला जाता है। आरआरबीज जो थे वो आरआरबी एक्ट 1976 के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स का जो मेन पर्पस है वो है कि जो रूरल एरियाज हैं जहां बैंकिंग सिस्टम बड़े बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां आरआरबीज पहुंचे। क्यों? इनका जो मेन टारगेट कस्टमर्स है वो कौन है? मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, आर्टिजन्स, ताकि वो छोटे छोटे लोग अपना छोटा छोटा काम करके अपनी इनकम अर्न कर सकें। इसके और जो ये आरआरबीज होते हैं जनरली मेन बैंक की तरफ से स्पॉन्सर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं देना गुजरात ग्रामीण बैंक की। ये एक बैंक है जो गुजरात के अंदर वर्क करता है एंड इसको देना बैंक स्पॉन्सर करता है। सेकंड एग्जांपल इज पंजाब ग्रामीण बैंक जो पंजाब के अंदर वर्क करता है एंड दिस बैंक इज स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स का पर्पस ही सिर्फ इतना था कि रूरल एरियाज तक पहुंचा जाए, वहां पे जो लोग हैं जो बैंकिंग सर्विसेज नहीं ले पा रहे उन तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया जाए। हमारे पास जो थर्ड टाइप निकल के आती है, थर्ड टाइप इज लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स आर दोज बैंक्स जो बहुत छोटे बैंक्स हैं जो बहुत कम कॉस्ट पर वर्क करते हैं और एक बहुत पर्टिकुलर एरिया के लिए ही वर्क करते हैं। जो जनरली ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स का एक बैंक बनाया जाता है, उसको लोकल एरिया बैंक बोलते हैं, जो 3 डिस्ट्रिक्ट तक ही वर्क करता है। सो दिस इज द लोकल एरिया बैंक। अगली टाइप हमारे पास आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ऐसे ये भी ऐसा बैंक है जो स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनल फार्मर्स और एमएसएमई इंडस्ट्रीज को टारगेट करता है। इनके ये बेसिक फंक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लैंडिंग करता है। उसके अलावा ये कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ऑल्सो भी प्रोवाइड करता है। एंड ये भी इसमें कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कैटेगरी 2 ऑथराइज्ड डीलर्स भी होते हैं फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के अंदर। एग्जाम्पल इसके अंदर जो मेजर निकल के आता है दैट इज द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगली टाइप हमारे पास आती है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं? पेमेंट्स बैंक आरबीआई के द्वारा एक कंसेप्ट लेके आया गया नवंबर 2014 के अंदर, जिसके अंदर जो ये बैंक है इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। दे मेजरली वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी। तो इनका जो टारगेट था वो ऐसे लोग थे जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं, लाइक माइग्रेंट लेबर वर्क है, ऐसे ही माइग्रेंट लेबर वर्क हो गए, ऐसे लोग हो गए जिनकी इनकम बहुत कम है। स्मॉल बिजनेसेस वो बड़े बैंक्स का बिजनेस करके इतनी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते कि उनके चार्जेस पूरे हो जाए, तो उनके लिए कंसेप्ट लेके आया गया पेमेंट्स बैंक का, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर वर्क करता है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज अ पेमेंट बैंक जो इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था। उसके अलावा एयरटेल पेमेंट्स बैंक आता है एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक सब्जी वाला है,
वो अपने मेन बैंक की जगह पेटीएम बैंक का अकाउंट खुलवाता है। उसके अंदर जो उसकी डेली ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है, उसके अंदर वो पैसे लेता है। और उसके लिए वो ये चीज करना बहुत ईजी है कि हाँ वो बैंक जाता, अकाउंट खुलवाता, सब कुछ होता। उसके लिए उसने जस्ट फोन उठाया, अपना अकाउंट खोला पेटीएम के ऊपर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उसका अकाउंट बना एंड ही इज यूजिंग अ बैंक अकाउंट। सो पेमेंट बैंक्स लाए इसलिए गए आरबीआई के द्वारा, ताकि बैंकिंग चैनल्स को स्ट्रीमलाइन करा जा सके, उन तक पहुंचाया जा सके जिन तक बैंक नहीं पहुंच पा रहे। अगला अगली टाइप हमारे पास आती है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स आर जनरली मेंबर ऑन फाइनेंशियल एंटिटीज। इसका मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज बैंक जो मेंबर्स हैं वही इनके डिपॉजिट्स करते हैं और वही उस बैंक के ओनर होते हैं। जनरली ये जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, जो सपोज कुछ पर्सन है जो एक सेम तरह के प्रोफेशन में है या सेम तरह का काम करते हैं, वो मिलके एक बैंक बनाते हैं। ये बैंक लोन देता है, डिपॉजिट देता है, जनरली अपने मेंबर्स के अंदर ही वर्क करता है। कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया के अंदर है वो मेजरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस्ड है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। इसकी वन ऑफ द एग्जांपल इज भारत कोऑपरेटिव बैंक। सो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सेटअप क्या है, किस किस तरह के बैंक है। सो फर्स्ट वॉज पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रोल ऑफ बैंक। बैंक क्या रोल करता है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एक्टिविटी, जो बहुत ही बेसिक काम है बैंक का। सबसे पहला है पेमेंट एजेंट रोल। पेमेंट एजेंट रोल मतलब बैंक हेल्प्स इन पेमेंट्स। पेमेंट्स में कैसे हेल्प करता है? पेमेंट्स एजेंट्स की तरह हेल्प करता है, बेसिकली लोगों के बिहाफ पे डिपॉजिट्स लेना, उनके तरफ उनके ऊपर जो चेक्स ड्रॉन हुए उनकी पेमेंट करना, उनके बिहाफ पे चेक कलेक्ट करना। बैंक डू ऑल दिस वर्क फॉर द कस्टमर्स। सेकंड थिंग इज, बैंक काफी तरह के पेमेंट मेथड्स इनेबल करवाता है, जैसे कि नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, एसीएच हो गया, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, एटीएम के थ्रू पैसा भेजना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ बैंक अपनी तरफ से करवाता है। थर्ड इज बोरोइंग एक्टिविटीज। बोरोइंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है? बैंक बैंक स्मॉल डिपॉजिटर से लोन लेता है। लोन लेता है, लाइक अगर मैं बैंक को डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो बेसिकली आई एम गिविंग द लोन टू द बैंक। बैंक मेरे से लोन ले रहा है और उसको आगे या तो लोन इशू कर देता है, बैंक नोट्स इशू करता है, बॉन्ड्स इशू करता है और अपनी अलग अलग कैपिटल सोर्सेज के अंदर डाइवर्सिफाई कर देता है। थर्ड इज लैंडिंग एक्टिविटीज। लैंडिंग एक्टिविटीज वही कि बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, डेट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा डालता है, एक्सेट्रा। फिफ्थ इज पेमेंट सर्विसेज। पेमेंट सर्विसेज लाइक एक बिजनेस है वो बैंक के बिना वर्क नहीं कर सकता। रीजन बीइंग एक बिजनेसमैन है, उसको कई कई जगह पेमेंट करनी होती है। हाँ, देर आर नॉन बैंकिंग अल्टरनेटिव्स, लाइक देर आर रेमिटेंस एजेंसीज जो एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह देती हैं, बट दे आर नॉट रिलायबल एट ऑल। जो एज अ बिजनेसमैन आई विल ऑलवेज प्रेफर टू गो थ्रू बैंकिंग चैनल्स, टू डू पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल्स। इसलिए बैंक का एज अ पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इकोनॉमी के लिए। सिक्स पॉइंट इज मनी क्रिएशन। बैंक हेल्प्स इन मनी क्रिएशन। वो कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक हमने जो पहले एग्जांपल लिया था, सपोज एक पर्सन है वो 100 रुपीज का लोन 100 रुपीज बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाता है। 100 रुपीज उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए। बैंक क्या करेगा? अपने पास 10% रिजर्व रखेगा और 90% उसको 90% लोन दे देगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? वो 10% फिर से 9 रुपए फिर से अपने पास रखे रिजर्व रखेगा, 81 का फिर लोन दे देगा। सो बेसिकली उसने 100 एंड दिस सर्कल विल गो ऑन। उसने बेसिकली बैंक ने क्या करा? 100 रुपीज का यूज करके 90 का लोन दिया, 81 का यूज दिया लोन दिया, सिर्फ 100 रुपीज का यूज करके उसने 171 का रुपीज का लोन दे दिया। सो बेसिकली उसने मनी क्रिएट करी। जो 71 एक्स्ट्रा आए वो थे नहीं, उसने क्रिएट करे हैं। उसके अलावा रिजर्व भी उसके पास पड़े। तो बैंक्स हेल्प इन मनी क्रिएशन बाय दिस प्रोसेस इज एक्चुअली हाईली रेगुलेटेड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक आगे हैं चैनल्स। चैनल्स इज बेसिकली कि बैंक किस किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सम ऑफ द बेसिक चैनल इज एटीएम। हर बैंक के बाहर एटीएम है। उसके अलावा ऐसी लोकेशन जहाँ बैंक नहीं है, सिर्फ वहाँ एटीएम्स है। एटीएम्स के थ्रू हम काफी सर्विसेज, पैसे निकलवाना, पैसे डिपॉजिट करना, अपने बैंक स्टेटमेंट देखना, पासवर्ड चेंज करना कर सकते हैं। उसके अलावा रिटेल लोकेशन इज जस्ट की बैंक की ब्रांच है, वहां जाके तो सारे फंक्शन हो ही जाते हैं। थर्ड टाइप इज कॉल सेंटर। हम कॉल पे बैंक की सर्विसेज ले सकते हैं। फोर्थ इज मेल। काफी बैंक है जो आजकल चेक तक डिपॉजिट कर लेते हैं मेल पे। उसके अलावा हमारी स्टेटमेंट्स आना, रेगुलर अपडेट्स आना, कुछ भी जो अपडेट्स हमारे बैंक से रिलेटेड है हम सब मेल पे ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग इज बेसिकली अपने मोबाइल का यूज करके बैंक बैंक का इस्तेमाल करना। आजकल काफी बैंक्स ने अपनी अपनी एप्स निकाल रखी है। जैसे एसबीआई यूज करता है योनो बैंक,
उसके अंदर हम ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द बैंक हम यूज कर सकते हैं। वहां से लोन अप्लाई हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एफडी क्रिएट हो जाती है, हम वहां से विड्रॉल रिक्वेस्ट डलवा के एटीएम से पैसे तक निकलवा सकते हैं। अगली ऑप्शन इज अगला अगला चैनल इज ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग इज जस्ट बेसिकली नेट बैंकिंग। अगला इज रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप मैनेजर्स एक्चुअली बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं जो बिजनेसेस को असाइन, उनके पास उनको कस्टमर्स असाइन होते हैं। उनका काम क्या होता है कि उन्हें ये देखना है कि उन कस्टमर्स के साथ जो रिलेशन है बैंक के वो अच्छे रहें, ताकि वो बैंक की सर्विसेज लेते रहें और बैंक को प्रॉफिट देते रहें। ठीक है। फिफ्थ टाइप इज फोन बैंकिंग। फोन बैंकिंग इज बेसिकली आई कॉल टू द बैंक एंड उनसे अपना बैलेंस पता कर लिया, या कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, सीधा फोन पे लेनी है। सो 8 चैनल हमने अभी पढ़े जिसके थ्रू बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बैंक कुछ इंटरमीडिएटरीज यूज करता है। इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं? दे आर नॉट जनरली द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। बैंक बेसिकली बाहर से लोग हायर करता है, और जहां बैंक खुद नहीं पहुंच पाता है वहां बैंक अपने इंटरमीडिएटरीज पहुंचा देता है। उसके अंदर जो सबसे पहला इंटरमीडिएटरी हम डिस्कस करने वाला है दैट इज द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज बेसिकली एजेंट जो बैंकिंग सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचाता है जब बैंक नहीं पहुंच पा रहा है, और डायरेक्ट कस्टमर्स बैंक को लाके देता है और अपना कमीशन चार्ज करता है। उसके अलावा इस बिजनेस फैसिलिटेटर्स, डायरेक्ट सेल्स एजेंट और डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स। डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स आर दोस्त की वो बैंक के भी हाथ में मार्केट करते हैं उनके वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक लाइक लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा, और बैंक से अपने चार्जेस चार्ज करते हैं। फोर्थ टाइप इज आउटसोर्सिंग एजेंट। आउटसोर्सिंग एजेंट्स कौन होते हैं? आउटसोर्सिंग एजेंट इज बेसिकली एन एजेंट जिसको बैंक ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कर मतलब जो काम बैंक को करना चाहिए था वो उसके बिहाफ पे कोई और करे। सो बैंक सो बैंक का पर्पस क्या है कि सब लोगों तक पहुंचना। अगर वो खुद नहीं पहुंच पा रहा है तो अपने इंटरमीडिएटरीज के थ्रू पहुंचता है। इंटरमीडिएटरीज भी चैनल बैंक के चैनल यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज सम मिसलेनियस पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ बैंक के अंदर। सो अभी क्या हुआ, मार्केट मार्केट काफी चेंज हुआ पिछले 20 सालों के अंदर। हमने भी देखा कि पहले बैंक्स का इतना रोल नहीं था, लेकिन आज हर एक बंदा यूपीआई पेमेंट यूज कर रहा है। सो बैंक को भी अपने आप को उन मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ा। सो बैंक्स आजकल एक कंसेप्टिव वर्क कर रहा है, वन स्टॉप शॉपिंग। वन स्टॉप शॉपिंग क्या होता है कि अ, एक कस्टमर आया, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो एक ही जगह पे मिले, उसको एक बार ही रुकना पड़े, सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही उसको वहां मिल जाए, उसको कहीं और ना जाना पड़े। तो उसके लिए बैंक्स ने क्या करा, बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस फर्म के साथ कोलैबोरेशन कर ली। कोलैबोरेशन कैसे कर ली? फॉर एग्जांपल हम एक बैंक लेके चलते हैं, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक पहले जस्ट अ बैंक था, वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता था, लेकिन उसके अलावा अब ये म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस तक देने लग गया। बैंक ने ये देखा जो उसके कस्टमर्स हैं उनको इंश्योरेंस सर्विसेज भी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स भी चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या करा, आगे क्या होता था, बैंक कस्टमर आता था, बैंक के साथ सिर्फ अपने बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करता था, म्यूचुअल फंड लेने के लिए कहीं और जा रहा है, इंश्योरेंस लेने के लिए कहीं और जा रहा है। बैंक्स ने क्या करा, कोलैबोरेशन करी और सबका सब ही बैंक के अंदर प्रोवाइड कर दिया। आप लोग भी जब बैंक में जाते होगे तो देखते होगे कि बैंक के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती है अबाउट द म्यूचुअल फंड एंड द इंश्योरेंस स्कीम्स। सो तो बैंक ने एक जो कंसेप्ट यूज करा दैट इज द वन स्टॉप शॉपिंग। वन स्टॉप शॉपिंग यूज करने के लिए उन्होंने क्रॉस सेलिंग नाम की टेक्निक यूज करी। अब क्रॉस सेलिंग क्या होता है? क्रॉस सेलिंग मतलब प्रोडक्ट एक है, उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचा जाता है। लाइक एक बंदा आया बैंक, उसने लोन करवाया, साथ के साथ उसको इंश्योरेंस बेच दिया, साथ के साथ उसको म्यूचुअल फंड्स बेच दिए, ताकि एक ही जगह पे उसके सारे काम हो जाए, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो गया, बैंक की इनकम इससे बढ़ गई। सेकंड चीज हमने क्या देखी, जो बैंक्स हैं वो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मतलब जो कस्टमर बैंक को हायर रिस्क कस्टमर है, हायर रिस्क कस्टमर मतलब एक कस्टमर है जिसका हमें पता है कि ये इसके डिफॉल्ट करने के चांसेस बाकियों से थोड़े ज्यादा है, हम उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। और जो कस्टमर है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है हम उनसे कम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि हमारे जो रिस्क है कि हमारा पैसा नहीं आएगा, सपोज हमने एक लोन दिया, 100 का लोन दिया विद, और उस कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री बैड थी, तो हमने उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करा वो 20% चार्ज करा। उससे क्या होगा, सपोज वो बंदा इन फ्यूचर डिफॉल्ट भी कर देता है, लेकिन हायर इंटरेस्ट के करके जो बैंक का लॉस होगा होगा वो कम होगा। और जो अगर वैसे इन द सेम मैनर जो ऐसे कस्टमर जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, अगर हम उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे कम कॉस्ट पे लोन देते हैं तो हमसे ज्यादा लोन लेंगे, और बैंक का वहां लॉस होने का खतरा वैसे ही कम है, तो बैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। थर्ड इज, आजकल बैंक काफी पेमेंट्स मेथड्स प्रोवाइड करने लग गया है, लाइक डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। ये लोगों को दिए जाते हैं, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स।
बैंक को ये पता है कि इससे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और एक्सेसिव डेट हो सकता है। रीजन बीइंग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जब हम एक्चुअली खर्चा करते हैं तो हमें एक्चुअली नहीं पता, हम एक्चुअली रियलाइज नहीं करते कि एक्चुअली वो खर्चा हो चुका है। क्रेडिट कार्ड में तो वैसे भी जब बिल आता तब पता लगता है कि भाई हाँ मैंने इतने का खर्चा कर दिया। तो इसके अंदर चांसेस ज्यादा हैं कि लोग अपनी जितना उनकी पेइंग कैपेसिटी उससे ज्यादा खर्चा कर दे और डेट के अंदर चले जाएं। बैंक उस चीज को भी मैनेज करके चलता है साथ साथ। इसके अलावा बैंक इन सबसे पैसा कैसे कमाता है, बैंक इनसे क्रेडिट कार्ड वालों से इंटरेस्ट लेता है लेट पेमेंट पे, और उन पे एक एनुअल फीस चार्ज करता है टू प्रोवाइड दी सर्विसेज। सो ये हमारा था रोल ऑफ बैंक्स इन अ नटशेल। उसके अलावा हम रोल ऑफ अ बैंक देखते हैं इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर बैंक का क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले इशू ऑफ मनी। इशू ऑफ मनी की बैंक नोट्स के बैंक नोट इशू करता है और एज अकाउंट्स के थ्रू मनी इशू करता है। अकाउंट्स के थ्रू मनी इशू करने का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली लाइक हम एग्जांपल लेते हैं चेक की। आपने एक बंदे को 1 लाख रुपए का चेक दिया। जब वो बंदा 1 लाख रुपए का चेक, उसके पास कैश तो आया नहीं अभी, बट वो अगर 1 लाख रुपए का चेक लेके बैंक के अंदर जाएगा तो उसे 1 लाख का 1 लाख ही मिल जाएगा। देर दीज आर बेसिकली द चेक्स इज बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो डिमांड पे रिव्यू हो जाता है। तो बैंक में जाएगा, चेक देगा, 1 लाख रुपए ले लेगा। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ बैंक टू इनेबल दिस प्रोसेस ऑल्सो एंड टू इशू मनी ऑल्सो। सेकंड इज नेटिंग एंड सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स। नेटिंग एंड सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज इंटरबैंक क्लियरिंग। इंटरबैंक क्लियरिंग क्या होता है, सपोज हम एक दो बैंक की एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई एंड सेकंड वन इज एचडीएफसी। एक सेलर है जिसका अकाउंट है एसबीआई के अंदर, बायर है, सेलर है जिसका अकाउंट है एसबीआई के अंदर, बायर है जिसका अकाउंट है एचडीएफसी के अंदर। बायर ने जो पे करना है एसबीआई वाले बंदे को, इसने पैसे देने हैं, सपोज इसने इसको चेक इशू कर दिया। अब एसबीआई वाला जो चेक है वो एचडीएफसी में तो लेके जा नहीं सकता क्योंकि उसका बैंक तो एसबीआई है। तो वो अपना चेक लेके जाएगा अपने बैंक के अंदर, एसबीआई के अंदर, एंड द चेक विल गो थ्रू अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस के अंदर इनकी इंटरनल सेटअप होगा और जो एचडीएफसी है वो पैसा एसबीआई को ट्रांसफर कर देगा, एसबीआई इसको क्रेडिट दे देगा। सो इंटरबैंक क्लियरिंग के अंदर दिस इज द कॉल्ड इंटरबैंक क्लियरिंग, जिसके अंदर क्लियरिंग हाउस फंक्शन बैंक परफॉर्म कर। उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड फंक्शन आता है दैट इज द क्रेडिट इंटरमीडिएशन। क्रेडिट इंटरमीडिएशन मतलब जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है उनसे उठाना, जिन लोगों को पैसा चाहिए उनको पैसा देना। फोर्थ फंक्शन इज जो हमारे पास निकल के आता है दैट इज द क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, बैंक्स हाई क्वालिटी कमर्शियल लोन, कमर्शियल एंड पर्सनल बोरोवर्स को ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बैंक क्या करता है, कभी भी एक एसेट के अंदर अपना पूरा पैसा नहीं लगाता, वो अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके रखता है। डाइवर्सिफाई करके मतलब रखना, अब एक से ज्यादा एसेट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्ट लाइक वो ये नहीं होगा सिर्फ पर्सनल लोन देगा, ये नहीं होगा सिर्फ कमर्शियल लोन देगा, ये नहीं होगा सिर्फ मार्केट के अंदर पैसा डालेगा, वो सबके अंदर मिल बांट के पैसा डालेगा ताकि इनमें से कहीं भी डिफॉल्ट होता है तो सबको नुकसान ना हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर सेगमेंट से नुकसान हो और बैंक का पूरा खर्चा होने से बच जाए। सो हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन निकल के आता है दैट इज द एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्या है, सपोज आई एम अ डिपॉजिटर, मैं बैंक के अंदर, अब मेरे पास दो अकाउंट्स है, एक सेविंग है और एफडी है। अगर तो मैंने सपोज एफडी कराई है तो मैं तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए करा रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल। अगर मेरे पास सेविंग अकाउंट है वो मैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करा रहा हूँ। बट वहीं अगर जब मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ, मैं लोन लेने जाता हूँ 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उससे क्या होता है, बैंक के सामने तो दिक्कत है ना कि जहां से बैंक लोन ले रहा है वो तो उसको मिल रहा है कुछ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बट जो उसको लोन आगे देना है वो उसको देना है 20 साल के लिए। तो उसको बैंक के पास दो तरह के रिस्क निकल के आते हैं। जो मेजर रिस्क हैं वो है क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क इज बेसिकली मैंने किसी को लोन दिया, उस बंदे ने पैसा ही नहीं वापस करा। लिक्विडिटी रिस्क क्या, मैं जब बोरोर हूँ, पैसा लेने आया, पैसा ही नहीं दे पाया बैंक, या बैंक अपनी एसेट्स को लिक्विफाई ही नहीं कर पाया, उसको कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। सो इस इन रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, लिक्विड सिक्योरिटीज के अंदर पैसा रखता है, रिप्लेसमेंट फंडिंग रेस करता है। इन सबको मैनेज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है बैंक के ऑपरेशंस और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी। उसके अलावा बैंक अपनी लाइटिंग, इन सबको मैनेज करने से बैंक अपनी लैंडिंग साइकिल एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है। लैंडिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी को पैसा देने से लेकर पैसा वापस आने तक कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग साइकिल। वो जितना एफिशिएंट होगा बैंक उतना ही प्रॉफिट में रहेगा। उसके अलावा सिक्स फंक्शन इज मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन हमने जो पढ़ा कि बैंक अपने पास रिजर्व रखता है और बाकी पैसा इशू कर देता है, दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। सो इन नट शेल हम चार पार्ट के अंदर बैंक्स के रोल को समराइज कर सकते हैं। वो चार रोल्स कौन से हैं, फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएशन।
वही कि एक इधर से पैसा लिया, इधर को दिया। सेकंड इज पेमेंट सिस्टम इनेबल कराता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, नेफ्ट, एटीएम्स एक्सेट्रा। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, म्यूचुअल फंड में पैसा डलवाना एक्सेट्रा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, बैंक के बिना कोई भी कंट्री नहीं चल सकती, सो इट इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। सो बैंक के अंदर क्या होता है, बहुत लोगों का पैसा लगा होता है, स्पेसिफिकली जो रिटेलर्स हैं या छोटे लोग हैं, उनका पैसा लगा होता है, जिन्होंने छोटे छोटे डिपॉजिट्स करवाए होते हैं। तो इन पैसों का कहीं मिसयूज ना हो, इन ये पैसे कहीं डूब ना जाए, इनको इनके ऊपर ध्यान रखा जाए, इसके लिए जो गवर्नमेंट है फॉर एवरी कंट्री कुछ रेगुलेशंस लेके आती है बैंक के ऊपर। सब तो रेगुलेशंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए हम वो देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेशंस होती क्या है, रेगुलेशन इज बेसिकली सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज जो बैंक को फॉलो करनी है। दीज आर कॉल्ड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट ही बनाती है। रेगुलेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ रिस्क होते हैं जो बैंक फेस करता है ऑन डेली बेसिस। तो सबसे पहले वो रिस्क देखते हैं कौन से हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो रिस्क है, रिस्क इज बेसिकली कोई खतरा है, उस खतरे को मैनेज करने या टालना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी पे ही डिपेंड करता है बैंक कितनी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है और बैंक कितना अच्छे से प्रॉफिट कमा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बैंक कौन से रिस्क फेस करता है। तो जो सबसे पहला रिस्क बैंक फेस करता है दैट इज अ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क इज बेसिकली द सिंपल कि मैंने किसी को पैसा दिया, बट वो इंस्टीट्यूट और पर्सन जिस तरह से हमने पेमेंट डिसाइड करी थी वो पेमेंट वापस ही नहीं कर रहा है। बेसिकली जो लोन है वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसमें तो बैंक का नुकसान है। सेकंड जो रिस्क है वो बैंक फेस करता है दैट इज अ लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क इज बेसिकली अपनी लिक्विडिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है कि हमारी कोई एसेट है उसको कैश के अंदर कन्वर्ट करना। अगर बैंक कोई एसेट्स को कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी रिस्क। थर्ड रिस्क इज मार्केट रिस्क। हमने यहाँ पर देखा बैंक अपना पैसा लोन्स में भी देता है और डाइवर्सिफाई करने के लिए मार्केट्स के अंदर लगाता है डेट नोट्स इशू करके। सपोज उसके अलावा बैंक सिक्योरिटीज भी अपने पास होल्ड करता है। सपोज बैंक था, बैंक ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स है किसी के इक्विटीज में लगाई या कहीं भी लगा के अपना एक पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया। पोर्ट अगर मार्केट गिर गई, पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर गई, तो नुकसान तो बैंक को होगा। बट ये रिस्क आया क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर चेंजेस है। सो इसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क, जिसके अंदर बैंक के जो पोर्टफोलियो उसकी उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क, फोर्थ वन इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क इज बेसिकली बैंक डेली बिजनेस कर रहा है, उसमें जो आने वाले रिस्क हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। फिफ्थ वन इज रेपुटेशनल रिस्क। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क जिसको हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है। रेपुटेशनल रिस्क इज कि हमें बैंक के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। अगर हमें एक बैंक के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा तो हम उसमें अपना पैसा नहीं डालेंगे, जब हम उसमें अपने डिपॉजिट्स ही नहीं करेंगे। अगर हम डिपॉजिट्स नहीं करेंगे बैंक लोन नहीं दे पाएगा, बैंक लोन नहीं दे पाएगा, बैंक वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो रेपुटेशनल रिस्क को भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ जो हमारे पास निकल के आता है दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब द होल कंट्री, नॉट अ स्मॉल पार्ट, पूरी की पूरी कंट्री की जहां बात की जाती है। सपोज एक कंट्री है, इंडिया की बात लेते हैं। इंडिया में कोई रेगुलेशन आता है जिसके अंदर जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर पे इफेक्ट होता है। तो बैंकिंग सेक्टर ने कुछ करा नहीं है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है जिससे बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट हो गया, तो उस चीज को भी मैनेज करना ही पड़ेगा अगर बैंक उसको वर्क करना चाहता है। दिस इज नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। सो ऊपर हमने बात करी थी सीआर और एसएलआर की, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बैंक को अपने पास रिजर्व रखने की कोशिश करनी पड़ती है। ये वही है कि उसको अपने पास एक रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि बैंक को अपने पास एक रिजर्व रखना पड़ता है ताकि बैंक को रेगुलेट करा जा सके, वो एक्सेसिव लोन ना दे। और जो इन केस डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस निकालने के लिए आते हैं तो वो डिपॉजिटर्स अपना पैसा ले सकें। सो ये था हमारा कि किस किस तरह के रिस्क बैंक को फेस करने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि रेगुलेशंस की जरूरत ही क्यों पड़ी है। बट रेगुलेशंस हमने ऊपर देखा, रेगुलेशंस क्या थी, प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स फॉर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि गवर्नमेंट लेके आती है। ऐसे स्टैंडर्ड्स और रूल्स जो बैंक को मानने पड़ते हैं ताकि बैंक अच्छे से वर्क कर सके, उस वहां कोई मिसयूज, मनी का मिसयूज ना हो, बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग चैनल्स का मिसयूज ना हो। सो हम देखते हैं कि रेगुलेशंस लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके अंदर हमने 8 पॉइंट्स कवर करे हैं। तो सबसे पहला इस रेगुलेशंस होने के करके क्या होगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। दो बैंक्स हैं, दोनों के दोनों बैंक्स पे सेम रेगुलेशन लग रही है, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट है, वो कुछ छुपा नहीं सकते हैं ड्यू टू द रेगुलेशंस। सेकंड थिंग इज
जो रेगुलेशंस है वो क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं कि आपने इंडिविजुअल के साथ कैसे डील करना है, कॉर्पोरेशन के साथ कैसे, बिजनेसेस कमर्शियल के साथ कैसे डील करना है। थर्ड इज, रेगुलेशंस आने के करके क्या हुआ है, बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो गई हैं। रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल का मतलब क्या है, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, और इन केस उसके अंदर कोई भी इशू अराइज होता है इन फ्यूचर, तो हम अकाउंटेबल बंदे को पकड़ सकते हैं कि भाई तेरी जिम्मेवारी थी, तूने गलत करा है, तो इसलिए तू जिम्मेवार है। वो हुआ क्यों, क्योंकि हम रेगुलेशंस लेकर आए कि ये काम यही बंदा कर सकता है। फोर्थ इज, बैंकिंग के अंदर क्या है, काफी इंटरकनेक्टेडनेस है बैंक्स, बैंक आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एक बैंक ने दूसरे बैंक को पेमेंट करनी है, बैंक्स ने बाहर पार्टनरशिप कर रखी है। इतनी इंटरकनेक्टेडनेस होने के करके इनके ऊपर जो रेगुलेशंस लानी वो बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो बैंक्स हैं, उससे पहले हम सिक्स पॉइंट देखते हैं, टू बिग टू फॉल। टू बिग टू फॉल का मतलब क्या होता है कि बैंक्स एक बहुत बड़ी एंटिटी है, बहुत लोगों का पैसा लगा है, अगर वो फेल हो जाती है तो बहुत लोगों पे इफेक्ट आने वाला है, तो उनके ऊपर रेगुलेशंस लेके आना बहुत जरूरी है। रेगुलेशंस के करके ही हम बैंक को बर्बाद होने से या बंद होने से बचा सकते हैं। सो अगर बैंक बंद होता है, सपोज अगर एक बैंक है, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बैंक है, उसमें कुछ ये लाइक यस बैंक है, उसमें बहुत लोगों का पैसा लगा था, लोगों ने उसके शेयर्स बाय करे हुए थे, उसमें फ्रॉड हुआ, शेयर्स का प्राइस डाउन आया, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। उसके अलावा जो जो डिपॉजिटर्स थे वो अपना पैसा नहीं निकलवा पाए, लोगों को बहुत नुकसान हुआ। उससे क्या हुआ, जो हमारी नेशनल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उस पर इफेक्ट आया, क्योंकि बहुत लोगों के नुकसान होने के करके क्या था, लोगों का मार्केट से थोड़ा भरोसा उठना शुरू हो गया था। सो बैंक्स को कंट्रोल करना या बैंक्स के ऊपर रेगुलेशंस लेके आना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, फेल हुए तो हमारी इकोनॉमिक और नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट बेलआउट्स। गवर्नमेंट बेलआउट्स क्या होते हैं, सपोज एक बैंक है वो फेल होने वाला है, तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके बैंक को सिस्टम फेलियर्स होने से बचा लेती है। एट पॉइंट इज सेम की, अब बैंक एक बहुत बड़ी एंटिटी है, अगर वो फेल होती है तो बहुत लोगों पे इफेक्ट आने वाला है, और सिर्फ ये नहीं कि एक स्मॉल पार्ट पे आएगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी इफेक्टेड होती है। इसलिए रेगुलेशंस लेके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशंस। हमने पढ़ा कि रेगुलेशंस क्या है, रेगुलेशंस आई क्यों। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि रेगुलेशंस लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। सो ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वो देखते हैं। मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास छह ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क। अगर एक बैंक है जो रेगुलेटेड है, तो उसके अंदर लेवल ऑफ रिस्क कम है। लेवल ऑफ रिस्क कम करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जो बैंक के क्रेडिटर्स हैं, बैंक के क्रेडिटर्स मतलब हम लोग जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, वो सारा रिस्क हम बियर करते हैं, क्योंकि हमने बैंक को पैसा दिया है। अगर वो बैंक आगे किसी को लोन देता है तो रिकवर नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होने वाला है। इसलिए उस रिस्क के रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रेगुलेशंस को लेके आना बहुत जरूरी था। सेकंड पॉइंट इज सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन। सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई जिस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, उस रिस्क को कंट्रोल क्यों ना किया जाए। तो उस रिस्क को कंट्रोल करने की हम रेगुलेशंस लेके आते हैं। इसके अंदर रेगुलेशंस क्या, जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक कि आपने किस 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 कमोडिटीज में ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड करना है, किसको लोन देना है, क्या क्या चेक करके लोन देना है, क्या क्या चेक करके लोन नहीं देना है। उससे क्या होगा, अगर बैंक रेगुलेटेड है तो वो मिस प्रैक्टिसेस में नहीं जाएगा। मिस प्रैक्टिसेस में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बैंक के ऊपर जो आने वाले रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बैंक के ऊपर आने वाले रिस्क कम हो गए तो जो हम डिपॉजिटर्स है, जो बैंक के एक्चुअल क्रेडिटर्स हैं, उनके ऊपर आने वाले रिस्क कम हो चुके हैं। थर्ड इज अवॉइडिंग मिस यूज ऑफ बैंक। मिस यूज ऑफ बैंक्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि सपोज इसके अंदर एग्जांपल दी गई है, लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स टू क्राइम। लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स टू क्राइम क्या, बेसिकली जो क्रिमिनल प्रोसीड्स आती हैं उनको चैनलाइज करके लीगल कर देना। एक पैसा है जो इलीगल है वो कैश में है, जब वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है वो पैसा लीगल हो जाता है। तो उन इन चीजों को मिसयूज इस चीजों को इस चीज का मिसयूज होने से बचाने के लिए भी रेगुलेशंस लेके आना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बैंकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। तो सपोज बैंकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब बैंक के सीक्रेट्स हैं वो मेंटेन करके रखना। बैंक के सीक्रेट्स मेंटेन करके रखना मतलब जिन लोगों ने उनके अंदर पैसा डाला है, जिन लोगों ने उनसे लोन लिया है, बैंक पे ट्रस्ट करके लिया है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है कहीं शेयर नहीं होगी। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं, जैसे बैंक से हमसे केवाईसी इंफॉर्मेशन लेता है, उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स देते हैं, मेरा आधार नंबर क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एवरीथिंग, पैन नंबर। तो अगर वो चीजें कहीं लीक होती हैं तो एज ए इंडिविजुअल मुझे बहुत नुकसान होता है।
हो सकता है। तो उन चीजों को मेंटेन करना, सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए उसके लिए रेगुलेशंस हैं अलग से कि क्या चीज कहाँ जाएगी, कहाँ डिपॉजिट होगी, क्या किस तरीके से मेंटेन होगी, ताकि वो कहीं जगह लीक ना हो और किसी को भी नुकसान ना हो। फिफ्थ पॉइंट इज क्रेडिट एलोकेशन टू डायरेक्ट क्रेडिट टू फेवरेट सेक्टर्स। फेवरेट सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जहां बैंक लोन देना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि वहां से लोन वापस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेकंड चीज, वहां से इंटरेस्ट इनकम बैंक को ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लेके चलते हैं स्टील इंडस्ट्री है, तो अगर बैंक चाहता है कि जो हम लोन्स दे वो स्टील इंडस्ट्री को ज्यादा दे, तो बैंक रेगुलेशन लाता है कि इस इंडस्ट्री को तुमने फेवर करना है, इस इंडस्ट्री का में से अगर कोई भी तुम्हारे पास लोन लेने आता है तो तुम्हें इस इंटरेस्ट पे लोन देना है, ये प्रोसेसेस नहीं करनी है, ये प्रोसेसेस एक्स्ट्रा करनी है, एक्सेट्रा। उसके अलावा बैंक रेगुलेशंस लेके आता है ताकि कस्टमर्स को, जो सारे कस्टमर्स हैं उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो कोई एक कस्टमर है कि उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, पैरेलल एक कस्टमर है जिसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बैंक अलग से रेगुलेशंस लेके आता है। उसके अलावा बैंक्स की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि बैंक की लोगों की तरफ भी कोई जिम्मेवारी होती है, तो बैंक्स वो अपनी जिम्मेवारी लोगों की तरफ निभाएं, उसके लिए भी रेगुलेशंस लेके आती है गवर्नमेंट, ताकि वो चीज बहुत अच्छे से वर्क कर सके। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एक बार हम पूरा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सो हमने सबसे पहले आज शुरू करा इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक से। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स के अंदर सबसे पहले हमने बैंक की डेफिनेशंस देखी। उसके अलावा उसके अलावा बैंक्स क्या क्या करता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो देखा। उसके बाद हम आए बैंकिंग सेटअप के अंदर। बैंकिंग सेटअप के अंदर हमने देखा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, और शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, ऑपरेशनल अथॉरिटी कौन है, और टाइप्स ऑफ बैंक्स, किस किस तरह के बैंक्स इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। 8 तरह के बैंक हमने वो देखे। उसके अलावा हम आए रोल ऑफ बैंक्स के अंदर। रोल ऑफ बैंक्स के अंदर हमने सबसे पहले देखा स्टैंडर्ड एक्टिविटीज। स्टैंडर्ड एक्टिविटीज वो थी जो बहुत बेसिक लेवल पे बैंक करता है, जैसे कि पेमेंट्स इनेबल कराना, बोरोइंग एक्टिविटीज, लैंडिंग एक्टिविटीज, मनी क्रिएट करना, एक्सेट्रा। उसके अलावा हमने देखा कि बैंक कौन से चैनल्स यूज करता है, जिसके अंदर जो मेन हमने देखे थे वो थे रिटेल लोकेशन, जो ब्रांच होती है, एटीएम्स हो गए, कॉल सेंटर्स, फोन, नेट बैंकिंग, एक्सेट्रा। उसके बाद हमने देखा कि बैंक चैनल्स के साथ साथ कुछ इंटरमीडिएटरीज भी यूज करता है। उसके अलावा हमने कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देखे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि मार्केट कंडीशंस को देखते हुए बैंक्स ने खुद को कैसे अडॉप्ट करा है। उसके अलावा रिस्क बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है। फिर हमने देखा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स भी बैंक इशू करता है। उसके अलावा हम आए इकोनॉमिक फंक्शंस के ऊपर। इकोनॉमिक फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस, बैंक ऐसे फंक्शन जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि बैंक क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है, क्रेडिट इंटरमीडिएट होता है, और मनी इशू करता है, मनी क्रिएशन में हेल्प करता है। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि रेगुलेशंस क्या होती हैं, उनकी जरूरत क्या होती है, और कौन से रिस्क बैंक फेस करता है। रिस्क से अंदर हमने जो मेजर रिस्क बैंक के देखे वो थे क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। एंड फिर हमने देखा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बैंक को सीआरआर एसएलआर के अंदर रखनी होती है। उसके अलावा नीड फॉर रेगुलेशंस, हमने 8 पॉइंट देखे कि बैंक के अंदर रेगुलेशंस की क्या जरूरत है, जिसके अंदर जो मेन वो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लेके आती है, क्लैरिटी आती है नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, एंड बैंक्स आर एक्चुअली टू बिग टू फॉल। उसके अलावा हमने जो लास्ट टॉपिक देखा दैट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशंस, कि एक रेगुलेशन लेके आने के ऑब्जेक्टिव क्या थे। हमने 6 उसके ऑब्जेक्टिव देखे। जो द नट शेल ऑफ ऑब्जेक्टिव इसकी हमने रिस्क को कम करना है, नट शेल ऑफ रेगुलेशन इसकी हमने रिस्क को कम करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।